हेलो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड में अब हम लोग आ गए तीसरे क्लास में, है ना। तो ये जो छोटे छोटे वीडियोस तुम लोग देख रहे हो ना, इसमें एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपका मोनोटोनस नहीं हो, आपकी पढ़ाई मोनोटोनस नहीं हो। तो ये जो टॉपिक है ऊपर में फिर लिख दिए हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है ना, एनसीईआरटी का द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अब हम लोग लिविंग के कैरेक्टर को देख रहे थे। इसके पहले हमने दो कैरेक्टर आपको समझाया और वो दोनों कैरेक्टर क्या क्या थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम लोग तीसरे कैरेक्टर पे आ गए हैं। इस तीसरे कैरेक्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म। हम लोग इसको पहले अंडरलाइन करते हैं और समझते हैं मेटाबॉलिज्म। ये शब्द आप कई बार सुने होंगे, मेटाबॉलिज्म, है ना। ऐसे अब इसको समझना है कि प्लांट या एनिमल के बॉडी के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक साथ होती रहती है। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल एक ले लो। हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं और तुमसे पूछते हैं, सभी लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C6H12 NO6 ये बन गया। एक सिंपल सा रिएक्शन लिखे हम, CO2 प्लस वाटर और बना दिए कार्बोहाइड्रेट। ये क्या चीज है? जैसे ही हम ये रिएक्शन दिखाए तुम लोग सभी चिल्ला के बोले, सर सर ये तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ये फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट में तो इसी रिएक्शन को हम लोग लिख देते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, सही कह रहे हो तुम लोग भी, ये फोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या खास बात है? खास बात यह है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ये दोनों कंबाइन किया और एक तीसरा नया मॉलिक्यूल बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना दिया? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि एक न्यूली बॉर्न हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल है। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? तो दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस कंबाइन किए और एक तीसरा केमिकल सब्सटेंस बना। इस फेनोमेनन में कुछ नई चीज बन गई। इस नई चीज के बनने को एनाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट के अंदर हजारों एंजाइमेटिकल एक्टिविटी एक साथ साइमल्टेनियसली होती रहती है। वैसे ही हम लोगों के बॉडी में और डिफरेंट एनिमल में भी एक साथ कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। इन सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ें का फॉर्मेशन होता है, कुछ चीज़ें बनती हैं। जो चीज़ें बनती हैं, बनने के प्रोसेस का नाम रखते हैं एनाबॉलिज्म, है ना, एनाबॉलिज्म। अब आ जाओ, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते आए हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन में इसी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन दिखाते हैं। ये टूट गया इनटू CO2 एंड वाटर और एनर्जी इससे रिलीज हो गया, ATP बन गया। जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट टूटा, हम इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। इससे फिर बना CO2 और ये CO2 रेस्पिरेशन का एक्सेल हो गया। ये हम लोग कहते हैं CO2 और वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ और रेस्पिरेशन में इस फूड का ब्रेकडाउन हुआ और CO2 फिर वापस आ गया। लेकिन रेस्पिरेशन में इनहेल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और तब जाके ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है। इस पूरे टॉपिक को हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी 11th के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएगा एनिमल फिजियोलॉजी। तो अभी हम लोगों को क्या देखना, जरा ध्यान से समझना आप लोग। कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होना, इस फेनोमेनन को एनाबॉलिज्म कहेंगे और कुछ चीज़ों का टूट जाना, इस फेनोमेनन को कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो एनाबॉलिज्म क्या हुआ? बहुत से छोटे छोटे बूंदी के दाने ले लिए और उसको सभी को मिक्सअप करके बड़ा सा लड्डू बना दिए। बूंदी के दानों से लड्डू का बनना इज एनाबॉलिज्म। और अब तुमको हम लड्डू दे दिए, तो हम क्या किए? हम बूंदी के दाने को जोड़ जोड़ के एक लड्डू बना के तुम्हारे हाथ में दे दिए। ये था एनाबॉलिज्म का प्रोसेस। तुम क्या किए? इस बूंदी को, ये लड्डू को तोड़े और थोड़े थोड़े करके सबको तुम थोड़ा थोड़ा करके सबों को बांट दिए। तुम फिर क्या किए? तुम कैटाबॉलिज्म कर दिए, नहीं उसको तोड़ दिए। ये तोड़ना इज व्हाट कैटाबॉलिज्म। तो बॉडी के अंदर जब ये दो फेनोमेनन होता है, एक को एनाबॉलिज्म बोलते हैं और दूसरे को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसी भी चीज का बनना
मेटाबॉलिकली बॉडी के अंदर बहुत से इंजाइम होते हैं, बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनका इफेक्ट होता है बॉडी में, कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहती हैं। बनने को एनाबॉलिज्म और टूटने को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया मेटाबॉलिज्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो तुम्हारा आंसर होगा मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ, ये ब्रेक है, टूटता है, क्या चीज, ब्रेकिंग ऑफ, कह देंगे एनी मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल का टूट जाना। अब इसको हम लोग फिर एक छोटे से दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। हम जानते हैं प्रोटीन कैसे बनता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे होंगे, कहीं पे लिखे हैं या नहीं लिखे, अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। एमिनो एसिड के ग्रुप को हम जोड़ते हैं, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, और ऐसे करते जाते हैं और बन जाता है प्रोटीन। 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, सबको जोड़ देंगे और बन जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड इज व्हाट, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, ये एनाबॉलिज्म कहलाएगा। और प्रोटीन को फिर हम तोड़ दिए और छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ एमिनो एसिड में ये ब्रेक कर गया, तब इस फेनोमेनन को नाम दे देंगे कैटाबॉलिज्म। लेकिन एक सेल के अंदर दोनों फेनोमेनन हो रहा है तो नाम रखेंगे सेल इज अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म को फॉलो कर रहा है, सेल में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हों, इनके टोटलिटी को, सम टोटल को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। तो चलो इसको अंडरलाइन करेंगे, सम टोटल है ना, सम टोटल किसका, सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, कहाँ पे हो रहे होंगे, बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, इसी को हम लोग कह देंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, ये पहला फेनोमेनन हम लोग समझ गए। मेटाबॉलिक प्रोसेस में अब दो सब प्रोसेस हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल्स का टूटना कैटाबॉलिज्म और दूसरा नए मॉलिक्यूल्स का बनना एनाबॉलिज्म। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसको भी अंडरलाइन करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग जान गए, द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच फॉर्म और सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल इज एनाबॉलिज्म। जब भी कोई नया मॉलिक्यूल बना, तो जैसे बोले बूंदिया से लड्डू बनाए, एक नया मॉलिक्यूल बना तो इसको बोले हम लोग एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बॉडी के अंदर प्रोटीन बना, किससे बना, एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ने से प्रोटीन बना। तो प्रोटीन जो बना ये हो गया एनाबॉलिज्म। क्या हो गया, ये एनाबॉलिज्म हो गया। बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते रहते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये सब के सब एनाबॉलिज्म हैं। एक एग्जाम्पल लिखे, एमिनो एसिड का मेनी मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। बहुत से मॉलिक्यूल्स किसके भाई, तो बोलेंगे एमिनो एसिड्स के जुड़ के क्या बनाए, बोलेंगे प्रोटीन बनाए। क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। कौन से मॉलिक्यूल्स जुड़े, एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से प्रोटीन बन गया। तो इस प्रोसेस को फिर क्या नाम देंगे, ये भी एनाबॉलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। कैटाबॉलिज्म क्या हुआ, बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना। तो एक टर्म आया एनाबॉलिज्म और दूसरा टर्म आ गया कैटाबॉलिज्म, मतलब काटो भाई, काटो तोड़ दो, कैटा काटो, ऐसे याद रखना है ना। एना जोड़ो, कैटा काटो, काट दो, मॉलिक्यूल्स को तोड़ दो, लड्डू को बुदिया में कन्वर्ट कर दो, बर्फी को चूरे में कन्वर्ट कर दो। तो तोड़ने को, ब्रेक डाउन को क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिज्म कह देंगे। द प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, है ना, इनटू स्मॉलर यूनिट। तो ये हम लोग एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लिए, फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बना था, इसी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो गया, CO2 बना, वाटर बना और इससे एनर्जी निकल रहा था, जिस एनर्जी को हम लोग अपनी एक्टिविटी में यूज करते हैं, प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में एक फूड का, कार्बोहाइड्रेट का, फूड का, स्टोर फूड का ब्रेक डाउन हो चुका था। तो ये पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन किए और समझ में आ गया कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो चलो दो पॉइंट हम लोग अभी समझे, एक एनाबॉलिज्म क्या होता है और दूसरा
मेटाबॉलिज्म क्या होता? मेटाबॉलिज्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को कैटाबॉलिज्म कह देंगे, नहीं मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ए से एडिशन एनाबॉलिज्म बनना, सी से काटो कैटाबॉलिज्म, और दोनों जोड़ दिए तो मेटाबॉलिज्म हो गया। दोनों एग्जाम्पल हम लोग लिखे। और इसी रिएक्शंस के बारे में एनसीईआरटी के कुछ लाइंस को हम लोग लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ बॉडी के अंदर हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, हजारों रिएक्शंस एक साथ होते हैं इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, सभी में बहुत से मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक साथ होती रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होगा। तो देयर आर थाउजेंड्स, है ना, तो यहां पे हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं इसको भी। ये थाउजेंड्स ऑफ क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, है ना। और कहाँ? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो हो या मैक्रो हो या यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म में ये एक्टिविटी होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल लिए, ऑल प्लांट्स, जितने प्लांट्स सब में होगा, ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में होगा, फंगस एक ग्रुप हम लोग अलग बनाए हुए हैं, इसमें भी होगा, और माइक्रोब्स में भी होगा। मतलब ऐसे जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेंबर हैं, सबका नाम ले लिए। हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल, M for Monera, member of parliament, M for Monera, parliament, P for Protesta, for F for fungi, plantae and animalia, plant and animal। तो ये 5 मेटाबॉलिक, हम लोग 5 क्या है हमारे पास, हम लोग कहते हैं 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 5 ग्रुप हैं, सभी इसमें आ गए। सभी में क्या होगा? ऑल एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, है ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में काट दिए, अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ, हम लोग कह देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। ये किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा? लिविंग का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा क्या? मेटाबॉलिज्म। अब हम एक तुमको खास बात बताते हैं। हम क्या किए, देखो, एक आइसोलेट कर लिए क्लोरोप्लास्ट को, लैब में लेके आए, पत्ते से क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट निकाले, एक टेस्ट ट्यूब में रखे या एक पेट्री डिशेस में रखे हैं, और हम आर्टिफिशियली इसमें लाइट डाल के और सारे कंपोनेंट्स डाल के फोटोसिंथेसिस जैसे एक प्रोसेस को करके कार्बोहाइड्रेट बना दिए। अभी हम लोग बोले मेटाबॉलिज्म लिविंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन देखो तो ये इन सीटू और एक सीटू 2 वर्ड होगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया, ये देखना है हमको, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर एनसीईआरटी के लाइंस का है। हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस को कई जगह पे लिखे हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म performed in a test tube is neither living nor non-living. Metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction in vitro, देखो ये शब्द हम ढूंढ रहे थे, एनसीईआरटी के पूरे लाइंस को उतार दिए हैं और इस लाइंस को समझना है। इन विट्रो मतलब हो गया आर्टिफिशियल कंडीशन में, हम लैब में ये बना रहे थे, क्लोरोफिल का कंटेंट लिए, रेज लिए, वाटर लिए, जो भी रिक्वायरमेंट था फोटोसिंथेसिस के लिए, सारे चीज़ों को लेके हम लैब में पेट्री डिशेस में कुछ क्लोरोफिल को लेके कार्बोहाइड्रेट बना दिए। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग। उस बेसिस पे क्या ये पेट्री डिशेस के अंदर बनने वाला क्या बना? क्लोरोफिल से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट, ये क्या पेट्री डिशेस लिविंग है? तो बोलेंगे नहीं, ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, दोनों शब्दों से इनकार कर देंगे। तो क्यों इनकार किए? क्योंकि इस क्लोरोफिल को हम एक सेल से आइसोलेट किए हैं, सेल से आइसोलेट करके इन विट्रो आर्टिफिशियल कंडीशन में बना रहे थे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइदर लिविंग रिएक्शन नॉर नॉन लिविंग रिएक्शन। ये ना तो लिविंग है
लिविंग रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, बोलेंगे ना तो लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो है क्या? तो बोलेंगे लिविंग में होने वाले, एक पत्ते में होने वाले, वो लिविंग था ना, लिविंग में होने वाले केमिकल रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन है। इसको क्या बोले? लिविंग में होने वाले केमिकल रिएक्शन की तरह का एक रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, जरा देखते जाना। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, आइसोलेट किए हैं, अलग किए हैं, इसको पत्ते से बाहर निकाले हैं और लैब में कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से निकाल चुके हैं, पत्ते से बाहर निकाल के लैब में काम कर रहे थे। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, या तो ये टेस्ट ट्यूब है या पेट्री डिशेस है, आउटसाइड कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये तुम्हारा नीट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। हेंस मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल देंगे, बोलेंगे सभी लिविंग चीजों में मेटाबॉलिज्म तो होंगे ही होंगे। इसको हम लोग अब कंक्लूड भी करेंगे अच्छे से। विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म, दुनिया का कोई ऐसा प्लांट और एनिमल नहीं है जहां मेटाबॉलिज्म नहीं होता हो, मतलब कोई इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। मतलब एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, एकदम पक्की बात है कि अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही। क्या होगा? अगर लिविंग है तो इसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। फिर हम लोग आते हैं डिफाइनिंग फीचर के बाद आते हैं विदाउट एक्सेप्शन। अब आ जाओ, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। बहुत अच्छा लाइन, इस लाइन को हम लोग फिर अंडरलाइन करेंगे, एकदम तसल्ली से अंडरलाइन करेंगे। लिविंग रिएक्शन है, ये श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है। ये जो काम किए ये आइसोलेटेड था लेकिन लिविंग रिएक्शन है, जैसा कि लिविंग प्लांट्स के सेल के अंदर हो रहा था। तो एक ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं तुम्हारे नीट में, एक एक लाइन एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली बोलेंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जरा देखना, ये जो लाइन हम कह रहे हैं और ध्यान से समझना। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर क्यों बोले? क्योंकि सेल के अंदर होने वाले, जब वो क्लोरोफिल सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट का बाउंड्री वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा है, तो सेलुलर है ना, सेल के अंदर पाया जा रहा। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज एन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर शब्द का हम देखेंगे यार, हमारे आंसर में सेलुलर शब्द है या नहीं है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आएंगे हम लोग सेलुलर, सेलुलर शब्द को देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ये जो लाइन था ना, ये फिर एनसीईआरटी के वो लाइन है जहां पे क्वेश्चन आ सकता है। सेलुलर होना, सिर्फ मेटाबॉलिज्म होना नहीं, मेटाबॉलिज्म का सेलुलर होना, क्योंकि देखो यहां भी एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं यहां भी वैसा ही रिएक्शन हो रहा है जैसा मेटाबॉलिज्म में होता था। सिर्फ ये बात नहीं है, बात तो ये है कि सेल के अंदर होना चाहिए, सेलुलर होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब हम लोग आते हैं, ये तीसरा हम लोग देखें, मेटाबॉलिज्म एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये कह सकते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब हम लोग चौथे कैरेक्टर पे आते हैं और कहते हैं कॉन्शियसनेस। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉन्शियस होगा, अपने इन्वायरमेंट्स में आसपास जो भी चीजें हो रही हैं इसके प्रति वो कॉन्शियस होगा। कौन? अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक प्लांट भी अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बारे में कॉन्शियस होता है, एक एनिमल भी कॉन्शियस होता है, और इन्वायरमेंट से होने वाले उन चीज़ों को जिसका इम्पैक्ट पड़ता है उनको स्टिम्यूली कहते हैं। जैसे लाइट आ गया तो लाइट इज ए काइंड ऑफ स्टिम्यूली, बारिश होने लगी इट इज ए काइंड ऑफ स्टिम्यूली, धूप बहुत तेज हो गई दिस इज ए काइंड ऑफ स्टिम्यूली। तो नेचर में आने वाले चीज़ों को स्टिम्यूली कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, उसकी तरफ भागता है, उसको अकॉर्डिंगली वो फाइट भी कर सकता है। तो नेचर से आने वाले चीज़ों को स्टिम्यूली और उसके फेवर या अगेंस्ट में काम करने को रिस्पॉन्ड कहते हैं,
उसके फेवर में या अगेंस्ट में काम करने को रिस्पॉन्ड कहेंगे। तो देखो हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग, जितनी भी लिविंग चीजें हैं ना वो अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेता है एंड रिस्पॉन्ड, और फिर अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है। एक दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जरा देखते हैं कितनी सही बात है। एक अपने गमले में प्लांट लगाए हुए थे और कई दिनों तक इसको धूप में रख दिए, पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे थे। बहुत तेज गर्मी थी, कुछ ही दिनों में पत्ता मुरझाने लगा, विल्टिंग ऑफ लीफ स्टार्टेड, और हम समझ गए ये एक पत्ते का तरीका था टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, पानी कम से कम निकले तो पत्ता क्या हो गया, पत्ता मुरझाना शुरू हो गया। ये क्या था, रिस्पॉन्स टू हीट था, बहुत गर्मी हो रही थी। अब फिर हम लोग शाम को पानी डाल दिए, सुबह सुबह पत्ता आपका वापस एक्सपेंडेड कंडीशन में दिखने लगा, तो रिस्पॉन्ड था ये, है ना, वाटर मिला, ये रिस्पॉन्ड कर गया। तो एक्सटर्नल स्टिम्यूली क्या हुआ समझ में आ गया। कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में जो प्लांट या एनिमल को अफेक्ट करता हो उन्हें स्टिम्यूली कहते हैं। तो एक वर्ड आ गया स्टिम्यूली। एनी चेंज, कोई भी चेंज हो रहा हो दैट कैन बी डिटेक्टेड, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म में जो चेंज होगा, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है उसको हम लोग स्टिम्यूली कहते हैं। स्टिम्यूली फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अगर फिजिकल में कहेंगे, लाइट फिजिकल हो गया, साउंड कैसा हो गया, फिजिकल हो गया, तो लाइट हो गया, साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड्स के बारे में बताएंगे हम लोग। केमिकल में एसिड्स हो गया, एल्कली हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, लिविंग चीजें भी हो सकती हैं। तो स्टिम्यूली इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसका इम्पैक्ट पड़े किसी प्लांट या एनिमल में, उनको स्टिम्यूली कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक वर्ड्स को पकड़ते हैं। लाइट का इम्पैक्ट, हम कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, तुम्हें याद होगा, जिनमें गर्मियों में ही फूल होती है, मतलब वो गर्मी के पीरियड में ही फ्लावरिंग होता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए जो हार्मोन बनना है उसका नाम है फ्लोरिजेन। उसको गर्मी में 12 घंटे के लाइट के मिलने के बाद ही वो फ्लोरिजेन हार्मोन तैयार होता है। तो ऐसे प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट कह देते हैं। ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं हम लोग, लॉन्ग डे प्लांट। तो लाइट का रिस्पॉन्स हुआ ना ऐसे गर्मी में खिलने वाले प्लांट्स में, जिनमें गर्मियों में फूल आती है ना, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट विथ टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी सर्टेन मिलता है, तब इसमें एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजेन। उसी तरह से टेम्परेचर, चूंकि जब गर्मी होती है तो लाइट के साथ साथ उसकी जुड़वा बहन हमेशा साथ में रहती है, उसकी जुड़वा बहन ट्विंस, इसको टेम्परेचर कहते हैं। लाइट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो गर्मियों के लिए हम लोग ये दोनों फेनोमेनन को समझ सकते हैं, और इसके इम्पैक्ट को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, ये जो फूल खिल रहा था, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। इस फेनोमेनन को हम लोग फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इस फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे हम प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट को कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, है ना, शॉर्ट डे प्लांट। दूसरे का नाम रखते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे का नाम रखते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ये फिजियोलॉजी में ये शब्दों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी ये समझो, शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिसको फ्लावरिंग के लिए कम समय मिलता हो, दिन का ड्यूरेशन कम होता हो, जान गए नाम से ही जाड़े में खिलने वाले ये सारे प्लांट होंगे। कब खिलेगा ये सारे प्लांट जाड़े में खिलने वाले होंगे, क्योंकि जाड़े में ही ड्यूरेशन ऑफ डे कम हो जाता है। शॉर्ट डे, ड्यूरेशन दिन का कम हो जाता है। 9 बजे 8 बजे धूप होती है, 4 बजते बजते शाम हो जाती है, मतलब दिन का ड्यूरेशन प्लांट को कम मिलता है। ऐसे प्लांट को जो जाड़े में खिलता है शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फोटो पीरियड, लाइट के पीरियड का इम्पैक्ट पड़ गया फ्लावरिंग में। गर्मियों में क्या होता है, सुबह 5 बजे ही सनशाइन हो जाते हैं, शाम के 6 बजे तक सनसेट होता है, 12 घंटा 13 घंटा, है ना, 12 आवर्स 13 आवर्स का ड्यूरेशन मिल जाता है लाइट का। तो ऐसे प्लांट को जो गर्मियों में खिलते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं।
कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जाड़े और गर्मी सालों भर खिलते रहते हैं, ऐसे प्लांट को डे न्यूट्रल प्लांट कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम लोग? डे न्यूट्रल प्लांट कह देते हैं। तो ये 3 तरह के प्लांट की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये क्या था? बेसिकली स्टिम्युलस था। कौन? इम्पैक्ट ऑफ ड्यूरेशन। वो जो ड्यूरेशन था दिन का या लाइट का, वो स्टिम्यूली था, और फ्लावर का खिलना उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करेगा कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टिम्यूली जान गए हम लोग। केमिकल सब्सटेंस, एसिड रेन, कभी कभी बारिश हो जाती है, एसिड रेन हो जाता है, पत्ते और प्लांट मरने लगते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस हो गया, स्टिम्यूली हुआ एसिड, और उससे बचने के लिए पत्ते या तो मुरझा गए या मर गए, तो ये उसका रिस्पॉन्ड हो गया। इसी तरह से सीजनल ब्रीडर की बात करते हैं। ये देखो, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स एक खास समय में फ्लावरिंग जो करे उसको ब्रीडर शब्द का प्रयोग हम लोग एनिमल के लिए करते हैं। कुछ एनिमल्स बड़े स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, है ना। हम लोग डॉग की ब्रीडिंग को देखते हैं कि स्पेसिफिक सीजन में ही ये ब्रीडिंग करते हैं। तो जब कोई एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म किसी खास सीजन में ब्रीडिंग करे तो उसको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। एक स्पेसिफिक सीजन होगा उनका, या तो विंटर हो सकता है, या तो किसी का समर हो सकता है, या किसी का रेनी सीजन हो सकता है, या किसी का ऑटम हो सकता है। जैसे बहुत से फैक्टर का ये रिजल्ट होता है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये सब अफेक्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं, और उसका अफेक्ट होता है ये ब्रीडिंग में या एनिमल्स में या प्लांट्स में, इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो हम लोग इसको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बोलेंगे। तो कंससनेस क्या हुआ? कंससनेस हुआ स्टिम्यूली के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना। हम लोग कंसस हैं। जैसे हम लोग एक रिस्पॉन्ड बताते हैं, हम लेटे हुए हैं और नींद में भी हैं, और कोई हमको एक पिन चुभो दे पैर में, हमारा पैर खींचा चला आएगा, है ना, रिस्पॉन्ड करेंगे। स्टिम्यूली हुआ चुभना, और रिस्पॉन्ड करना, तो कंसस होना। हमारा नर्व सिस्टम कंसस था उस पिन चुभने पे। हम लोग अंधेरे में जा रहे थे, अचानक रोशनी आती है, आंख एक फ्लैश ऑफ सेकेंड के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। वो क्या था? रिस्पॉन्ड टू लाइट स्टिम्यूली था। तो चीज़ों को स्टिम्यूली कहेंगे जो इन्वायरमेंट से आएंगे, और उनके प्रति हमारी जो संवेदनाएं होंगी उनको रिस्पॉन्ड कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बोलते हैं। आदमी तो सेल्फ कॉन्शियस भी होता है। आदमी कॉन्शियस ही नहीं होता, आदमी तो सेल्फ कॉन्शियस भी होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाके अपनी खूबसूरती के लिए तरह तरह का क्रीम लगाती हैं, तो दे आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी। लड़के जिम में जाके पूरा अपना बॉडी बनाते हैं बिकॉज दे आर सेल्फ कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए बच्चे बूढ़े सब नजर आ जाते हैं बिकॉज दे ऑल आर सेल्फ कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ। तो सेल्फ कॉन्शियस कौन होता है? ह्यूमन बीइंग होता है, ना कि और कोई एनिमल होता है। तो हम क्या देखते हैं, इस पूरे को देखने के बाद समझ में आता है कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं ना, वो सेंसिटिव होती हैं, वो अवेयर होती हैं, इज रिगार्डेड। इसका मतलब सेंसिटिविटी और अवेयरनेस, ये दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे? रिगार्ड मानेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना ऑफ लिविंग, ये लिविंग की बहुत डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आ जाओ, एक पेशेंट के बारे में एक एनसीईआरटी में दिया हुआ कि एक पेशेंट है जो कोमा में है और वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में है, उसके हार्ट के बदले बाहर से पंप किया जा रहा है, लंग्स भी काम नहीं कर रहा है, फिर वो कभी नेवर कम टू द नॉर्मल, वो कभी नॉर्मल नहीं हुआ। क्या ऐसे पेशेंट को हम लोग लिविंग बोलेंगे या डेड बोलेंगे? तो हम लोग कहेंगे नाइदर लिविंग नॉट डेड, दे आर ब्रेन डेड। अभी वो ब्रेन डेड कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का। तो ये फाइनली हम लोग ये लिविंग की कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, और एक बड़े इंपॉर्टेंट लाइंस को हम लोग अभी कंक्लूड करेंगे, डेथ, जिसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं चर्चा किया है लेकिन हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। डेथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेथ होता है। ये हम क्या बोल बैठे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्यों छोड़ दिए भाई? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर्टल और इमोर्टल दो शब्द का प्रयोग करते हैं ना। ये इमोर्टल होते हैं, बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया कुछ देर के बाद 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, इसका डेथ थोड़ी हुआ, इसी के बॉडी से 2 बन गया ना।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, और डेथ होते ही समझ जाते हैं ये तो लिविंग था। ये क्या था? लिविंग था। अब एक छोटी सी इसमें कहानी बताते हैं। एक बच्चे का डेथ हो गया और पड़ोस में सभी लोग जा रहे थे। जैसे ही मालूम हुआ कि भाई इसका डेथ हो गया, सब कोई जा रहे थे और उसके घर पे जाके उनको संवेदनाएं दे रहे थे, उनके मम्मी पापा से बोल रहे थे बड़ा बड़े दुख की बात है, अभी इतने छोटे एज में इसका डेथ हो गया। तरह तरह से लोग उनके मम्मी पापा को संवेदनाएं बता रहे थे, जता रहे थे। तभी एक बायोलॉजिस्ट वहाँ पहुँच गए और बायोलॉजिस्ट समझाते समझाते उनके मुंह से निकल गया, मत रोइए मत रोइए। क्यों? तो वो समझाने लगे कि ये तो लिविंग की प्रॉपर्टी है, डेथ तो लिविंग की प्रॉपर्टी है, जिसका जन्म हुआ उसको तो डेथ होना है। ये सुनते ही मोहल्ले के लोग भड़क गए, और भड़कने के बाद कुछ देर के बाद वो जो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे उनको भी वो क्या बना दिए? वो अल्टीमेटली लिविंग की वो प्रॉपर्टी बना दिए जिसकी वो चर्चा कर रहे थे। इतनी ठुकाई किए, इतने उनको पिटाई किए कि वो बेचारे भी स्वर्गवासी हो गए, मर गए। तो डेथ इज एन लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये अब हम लोग आएंगे। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर हम लोग का शुरू हो रहा है, चैप्टर यही है बेटा। अभी इसके बाद हमारा नया फिर एक क्लास होगा, 4th क्लास में हम आएंगे डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में देखना, जैसे ही हम लोग पेज को कन्वर्ट करेंगे अब आएगा डाइवर्सिटी, और उसके बाद आएंगे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों पॉइंट पे अब नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा था 3rd वीडियो, है ना। अब हम लोग आएंगे 4th वीडियो पे। 4th में हम लोग क्या देखेंगे? तो 3 वीडियोस जो हमारे थे वो थे लिविंग वर्ल्ड के। अब 4th वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर दें। अभी जो डाइवर्सिटी हम लोग बताएंगे वो बहुत कम बताएंगे, इस 11th के हिसाब से बताएंगे। लेकिन जब हम लोग 12th वाले पोर्शन में आएंगे और इकोलॉजी वाले डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो कई घंटों का क्लास होगा डाइवर्सिटी पे, है ना। कई घंटों का क्लास होगा, और अभी तो छोटा सा क्लास होगा। देयर इज एन इंट्रोडक्शन इन 11th, देयर इज ए इलेबोरेशन इन 12th क्लास। तो हम लोग जब 12th वाले चैप्टर पे इकोलॉजी का डिस्कशन कर रहे होंगे, वहां पे डाइवर्सिटी पे पूरा इलेबोरेशन करेंगे। अभी जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ उसी के आसपास एक एक्सप्लेनेशन रहेगा, और फिर हम लोग आएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में।